केयर उनके लिए। ओके, बाकी जन कैमरा बंद रखो, खाली मनीष चालू रखो कैमरा, बाकी कोई नहीं। बाकी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। मनीष आई थिंक 2020 पास आउट, राइट मनीष? हाँ, 2020 पास आउट एंड he has been with us the way many of you are, हमेशा से। लाइक जैसे हम लोग जर्नी का एक समय होता है, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टार्ट, है ना? थर्मो से हम जर्नी शुरू करते हैं एंड फाइनल ईयर एमएसजी तक लेके जाते हैं, विच इज टोटल 6 सेमेस्टर्स। एंड उसके अलावा देयर आर मेनी सेमेस्टर्स जहाँ पे बहुत सारे टीचरों का मदद होता है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट अबाउट टीचर, इट इज ऑल्सो अबाउट योर मेंटल प्रिपरेशन एंड योर हार्ड वर्क प्लस क्लैरिटी आपको क्या चाहिए। ओके, कई लोगों को लगता रहेगा उनको अभी भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है। डोंट वरी, ऐसे सब होते हैं। लास्ट ईयर भी मनीष अपन बात करते थे, याद है? लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून द बिगर क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू इन लाइफ। शुड वी गो फॉर आईएएस, शुड वी गो फॉर एमएस, शुड वी गो फॉर आईआईटी प्रिपरेशन, शुड वी वेयर शुड वी गो एंड व्हाट शुड बी द पर्पस, क्यों कर रहे हैं हम वो। ये सब क्वेश्चन कब आया? जब हमने सिंसियरली एमएसडी तक अपनी जर्नी खत्म कर ली। 6 सेमेस्टर्स ऑफ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब हमने खत्म कर लिया, उसके बाद में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता कि ऐसा क्या करें जो लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा एंड जो मुझे पसंद है, जो मुझे एक्साइट करता है, वही चीज मैं लाइफ टाइम करना चाहूंगा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर किसी के लिए। मनीष के लिए हमेशा से ऑप्शंस ओपन ही रहते हैं। आई थिंक मनीष वाज ऑलवेज अमंग द टॉपर्स इन हिज कॉलेज। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही होगा, मेरे ख्याल से उसके नीचे भी नहीं होगा, अंदाजा मेरा शायद गलत नहीं होगा। एंड हम लोग उस पर बात भी नहीं करते थे कभी। हम लोग कभी फर्स्ट सेकंड या रिकग्निशन की भी बात नहीं करते थे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे रहते थे, फर्स्ट रीजन। एंड दूसरा, दैट वाज नेवर द मोटिव। हमारा मोटिव होता था कि जो एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की शुरुआत से लेके उसके अंत तक हम सब कुछ समझ लें, सब कुछ समझ लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो ना तो भी समझ लें, उस पॉइंट ऑफ व्यू को और तरह से एक्सप्लोर करें। ये आया क्यों होगा, ये ऐसा ही क्यों है, ये क्यूरियोसिटी मेंटेन करते थे। सेकेंड ईयर द मोस्ट क्यूरियस ईयर, थर्ड ईयर मोस्ट डायनेमिक ईयर एंड फोर्थ ईयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, वेयर हम लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा लोग, आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि मनीष ने सिर्फ अपने साथ पढ़ाई किया और इंजीनियरिंग पे फोकस किया एंड स्पेशली गेट के लिए कोई भी क्लासेस नहीं लगाया। ओके, ऐसा नहीं कि कोई गेट का सब्सक्रिप्शन लिया, ऑनलाइन बहुत अपने आप को हेल्प किया। हम लोग आई थिंक इनफिनाइट कॉल्स पे बात करेंगे, वी कांट इवन काउंट कितने हमने कॉल पे बात, हर रोज एक कॉल, ऑलमोस्ट एवरीडे कॉल। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इंजीनियरिंग के पहले नहीं, इंजीनियरिंग तक नहीं। इट वाज बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन कि गेट क्लियर करना है, गेट क्लियर करना है एंड देन आईआईटी। आई थिंक कल एक और कॉल आया, फोर्थ कॉल आ गया आपको मनीष को फोर्थ कॉल आ गया आईआईटी से। 4 कॉलेजेस में 4 अलग अलग कोर्सेस उसको मिल चुके हैं अभी तक। चैलेंज होता था लाइफ में करना क्या है, नाउ द चैलेंज वाज कि चूज क्या करें। आई थिंक 3 दिन तो मनीष और मैंने इस पे बात किया कि कौन से कॉलेज में एरोस्पेस करना चाहिए, मद्रास में या कानपुर में। तो नाउ द चैलेंज ऑफ डेफिनेशन ऑफ चैलेंज हैज चेंज्ड। बच्चे लोग, एक ही चीज बोलूंगा, मनीष इज नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड। ओके, ही हैज बीन सिंसियर, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड। मैं बात नहीं करूंगा, मैं मनीष को बोलूंगा कि मनीष आपसे बात करे एज योर फ्रेंड, एज योर एल्डर ब्रदर, कि अगर आपको आईआईटी में जाना है, व्हाई आईआईटी से शुरू करते हुए एंड हाउ हिज जर्नी वाज, उस पर बात करने के लिए अभी से मनीष को मैं माइक देता हूं। मनीष कंटिन्यू करो, आप बात करो एंड मैं आपके लिए साइड में रहूंगा, आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ। यस, थैंक यू सर। तो पहला मोस्टली जो जर्नी है आईआईटी का, तो हमारा मोस्टली 11वीं 12वीं से बहुत लोगों के लिए इंडिया में चालू हो जाता है कि आईआईटी जेई के लिए कोचिंग क्लासेस लगाओ, एंड आई वाज वन ऑफ देम। मैंने भी बाटलीवाल ज्वाइन किया था क्लासेस, लेकिन उस वक्त काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जो भेड़ बकरियों जैसा रहता है कि सब लोग जहाँ जा रहे हैं हम भी वही जा रहे हैं। तो उस टाइम पे इतना क्लियरिटी नहीं था माइंड में, तो उस टाइम पे भी ज्वाइन किया था मैंने क्लासेस। जेई मेंस उस टाइम पे क्लियर हुआ था, लेकिन हमें अंदर से एक चीज पता होता है कि ये शायद अपने से नहीं हुए। तो जेई एडवांस जब आने वाला था एग्जाम मेंस के बाद,
तो मुझे कहीं ना कहीं वो अंदर से खुद पता चल गया था कि मेरा प्रिपरेशन एक्चुअली उतना नहीं है जितना चाहिए इसके लिए, और मुझसे ये क्लियर नहीं हो पाएगा। दैट इज ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग कि आपको खुद पता चल रहा है कि मतलब आप किस लेवल पे है और आपको कितना और काम करना है उसको लेकर। तो उस समय मुझे एक्चुअली इतना बुरा भी नहीं लगा कि आईआईटी नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रिपरेशन ही उस लेवल का नहीं था उस टाइम पे, जितना उस लेवल का चाहिए था प्रिपरेशन। तो उसके बाद मुझे पीसीसीओई मिल गया सीईटी के मार्क्स पे। पीसीसीओई में भी प्रोफेसर्स, पीसीसीओई के हम बोल सकते हैं कि ज्यादा सिलेबस कंप्लीशन पे था उनका ध्यान। तो वहां पे भी कंसेप्ट जो चाहिए हमें कि चीजें सीखना है कि ये कंसेप्ट क्यों आया, कहाँ से आया, इसको अप्लाई क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें सीखना था। तो मुझे सेकेंड ईयर में पता चला कि चौबे सर के क्लासेस चलते हैं आकुर्डी में। तो मैं भी शुरुआत में बहुत स्केप्टिकल था। मैंने काइंड ऑफ आप बोल सकते सर को जज किया था, जो कि बहुत लोगों का भी स्टोरी हो सकता है कि नाम से जज करना कि बहुत ऐसा कोई बूढ़ा आदमी होगा, फिर कैसे सिखाएगा। तो वो सारी चीजें मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरे घर वालों ने, एक्चुअली मम्मी ने बहुत फोर्स किया कि तू क्लास ज्वाइन कर ले, एक बार देख के तो ऐसे जज मत कर उनको। तो फर्स्ट क्लास मैंने जब अटेंड किया सर का, तो एक अलग ही लेवल का वो एक फीलिंग था, क्योंकि कॉलेज में ऑलरेडी सीखा के हो चुका था वो टॉपिक, और सर के पर्सपेक्टिव से जब वो टॉपिक को देखा तो लगा हाँ यार, ये अपने को जो चाहिए था वो ये वैसे सिखा रहा है ये बंदा। तो उसके बाद जैसे सर ने कहा कि वहां से जर्नी चालू हुआ थर्मोडायनेमिक्स से। फिर सर के साथ भी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं दोस्ती भी होना चालू हो गया धीरे धीरे। और फिर जब हम थर्ड ईयर में थे तब सर हमें क्लियरली बोलते थे कि आप गेट के बारे में सेकेंड ईयर में मत सोचो अभी ज्यादा उसके बारे में, गेट के बारे में, क्योंकि आप वो सोच सोच के टेंशन ले लेके कई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, कुछ कर लेते हो, और क्लासेस में तो फास्ट भगा देते हैं जो सब्जेक्ट, मतलब अभी आपने सीखा भी नहीं होगा, वो फास्ट भगाना इन द सेंस कि वो पकड़ के चलते कि आपको आता है वो चीज, तो वो फास्ट 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 सिखाते जाते हैं। तो सेकेंड ईयर में मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था गेट के बारे में। थर्ड ईयर के एंड में हमारा बात होने लगा, सर हमें बताने लगे कि गेट के लिए कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए। लेकिन मैंने थर्ड ईयर में भी कुछ किया नहीं था। मेरा एक्चुअली प्लान अब्रॉड एमएस करने का था। लेकिन ये जब पैंडेमिक चालू हुआ पिछले साल, तो मैंने सोचा कि यार अब जाके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी अब 1-2 साल बुलाएंगे नहीं हमें वहां पे, मे भी ज्यादा भी हो सकता है जैसे कि अभी सिचुएशन हो रहा है। तो अ, उसके बाद आई थिंक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फोर्थ ईयर में, जब मैं था सेकंड सेमेस्टर में, तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। और उस अटेम्प्ट के लिए भी मैंने प्रिपरेशन मेरे हिसाब से 2 महीना किया था, लास्ट के 2 महीना, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी, ये 2 महीना ही बस प्रिपरेशन किया था। और उस प्रिपरेशन पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था गेट का मैकेनिकल में, और उसमें मेरा स्कोर आया था 55, 54 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ था स्कोर। तो वो चीज देख के मुझे लगा कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 2 महीने सिर्फ प्रिपरेशन किया मैंने, तो मेरा इतना स्कोर आया है 55 का। तो आई थिंक अगर मैं और टाइम दूं खुद को गेट के प्रिपरेशन के लिए, रफली 6 महीना या 8 महीना, तो और भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं हम। तो उस माइंडसेट से मैंने लॉकडाउन में पढ़ाई चालू किया। पहले 2-3 महीना तो कुछ किया नहीं था। तो बाद में जैसे सर ने कहा कि उसके बाद रेगुलरली कॉल चालू हो गए। फिर मैं सर से काइंड ऑफ रोज एडवाइस लेता था कि क्या कैसे करूँ क्या करूँ। तो शुरुआत में मेरा भी कंफ्यूजन था कि जो बहुत लोगों का होता है कि क्या करना चाहिए, अभी बैचलर्स तो हो गया, बहुत लोगों का होता है जॉब भी नहीं लगता है, फिर वो एक अलग ही टेंशन रहता है कि अब क्या करें, अब जॉब भी नहीं है तो अब कैसे करें। तो वो चीज गेट के लिए मैं कहूंगा कि गेट के लिए पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मेरा खुद का लेवल क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, लाइक ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको मार्क्स तो आ जाते या अपने कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं या बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसमें मार्क्स तो आ जाते, लेकिन कंसेप्ट कुछ थोड़े हिले हुए रहते हैं उनके।
और फिर गेट में एक्चुअली कंसेप्ट का बहुत यूज होता है, या फिर उस पे ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं खुद को फर्स्ट इवेल्युएट करना चाहिए कि मेरा कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है और कौन से सब्जेक्ट्स के है चीजें स्ट्रांग। तो ये इवेल्युएट करने के बाद आपको आपका टाइम पीरियड दिखाई देगा कि अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, मतलब कुछ भी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो मे बी आपको 1-1.5 साल तक कंटिन्यूअसली ये करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत चीजें फ्री अवेलेबल है। जैसे कि मैंने खुद ढूंढा था तो मुझे अन अकेडमी का मिला था। उनका एक यूट्यूब चैनल है, अन अकेडमी MEPIXC करके। तो वहां पे वो लोग जो भी अन अकेडमी प्लस पे सिखाते हैं, जो सब्सक्रिप्शन लेके जो चीजें सिखाते हैं, तो वही सेम वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते हैं। अन अकेडमी प्लस में बस वो उनका मेंटरशिप वगैरह वो सारी चीजें होती है कि एक पर्सनल कोई गाइड आपको दे देंगे जो आपको बताएगा कि हर रोज क्या करना है वगैरह, वो आपका प्लानिंग वगैरह करके देता है कुछ आपको। तो मेरा एक काइंड ऑफ फोकस सेट था कि मुझे अब ये करना है। मुझे 55 आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अगले अटेम्प्ट में तो और भी अच्छे आ ही सकते हैं marks। तो उसके लिए मैंने फिर प्रिपरेशन चालू किया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में प्रिपरेशन चालू करते ही मुझे ये अन अकेडमी का चैनल मिला, और मैंने जो भी फ्री कंटेंट अवेलेबल था अन अकेडमी पे, मैं आपको एक एस्टिमेट मतलब आइडिया दे सकता हूँ कि मतलब कितने वीडियोस थे। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में वो एक प्रोफेसर के उनके 100+ वीडियोस थे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पे, और एक वीडियो 1 से 1.5 घंटे का था। तो मैंने वो सारे देख डाले थे, थर्मोडायनेमिक्स के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, ये दोनों सब्जेक्ट्स के मैंने पूरे देख लिए थे, क्योंकि मैं गेट एक्सी का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में। और गेट एक्सी के लिए आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये चीज है। फिर गेट एक्सी का अगर मतलब किसी को पता नहीं होगा तो गेट एक्सी आपको IIT में एडमिशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन मैंने जितना स्टडी किया, मेरा जितना रिसर्च रहा है गेट एक्सी के बारे में, कौन से कॉलेजेस में मिलता है, तो फ्यू ओल्ड IITs में आपको मिल सकता है। मेरे मेरे जानने में तो ऐसा कोई नहीं है जिसको मतलब एक्सी से मिला हो एडमिशन। हमारा एक अलग ग्रुप भी बना था IISc बैंगलोर का, उसमें भी मेरे हिसाब से कोई नहीं था, क्योंकि एक्सी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है एडमिशन के लिए। और एक्सी अगर आप दे रहे हैं तो आप PSUs को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप PSUs के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मैकेनिकल ही देना पड़ेगा पेपर, और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होता है PSUs में जाने के लिए। तो वो एक अलग चैलेंज होता है PSUs का। मैंने PSUs के बारे में इतना देखा नहीं था, क्योंकि मुझे कभी वहाँ मतलब मेरा फोकस वो कहीं ना कहीं नहीं था कि मुझे PSUs में जाना है। मुझे था कि मेरा एरोस्पेस में बहुत इंटरेस्ट था। बैचलर्स में मैकेनिकल स्टूडेंट्स के साथ मतलब बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि एरोस्पेस में अचानक उनको इंटरेस्ट आ जाता है, कि एयरक्राफ्ट वगैरह में इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है, क्योंकि उनका जहाँ तक सिलेबस कंसर्न है तो हमारा ही सब पार्ट बोल सकते हैं आप थोड़ा, उनके कुछ सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए हमें चीजें उनकी समझ में भी आती है, थोड़ा हम एफर्ट मारेंगे तो मैंने मेरे इस इंटरेस्ट की वजह से बैचलर्स में मैंने NPTEL के 4 कोर्सेज किए थे एरोस्पेस से रिलेटेड। तो उन कोर्सेज का भी मुझे एडमिशन में बहुत फायदा हुआ IIT के एडमिशन के लिए। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी जैसे ये लॉकडाउन है और अगर आपके पास टाइम है, तो डेली का ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा देना पड़ेगा आपको। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली करते रहे और उनका एग्जाम क्लियर हो गया तो एक सर्टिफिकेट भी मिलता है उनका। उनका कोर्सेज सारे फ्री होते हैं, बस जो एग्जाम होता है उसका आपको फी देना पड़ता है उनको, 1000 रुपीज कुछ। बट आई थिंक दैट इट्स वर्थ इट, बिकॉज उसकी वजह से ही मेरा काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं IIT में एडमिशन हुआ है। फिर उसके बाद मेरा जब गेट का जो सेकेंड अटेम्प्ट था, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 2 पेपर दिए थे, मैकेनिकल का दिया था और गेट एक्सी दिया था। मेरा और लगातार पेपर थे वो, मतलब मेरा सैटरडे को एक पेपर था गेट एक्सी का, और अगले दिन मैकेनिकल का था संडे को। तो वो भी एक अलग ही प्रेशर था, मतलब कि एक ये पेपर देना है, और मेंटली फटीग बहुत हुआ था मुझे सेकंड पेपर में, कि
पहले पेपर को 3 घंटा एकदम फोकस से सॉल्व किया पेपर, और अगले दिन वापस आओ और वापस 3 घंटा सॉल्व करो पेपर। तो वो भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि 2 पेपर देने का चॉइस भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर है कि आप कितना झेल सकते हो, मतलब कितना फोकस्ड रह सकते हो आप पेपर में। क्योंकि आपका अगर पेपर में फोकस हिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। तो वो मैंने दोनों पेपर दिए। मेरा मैकेनिकल का गेट स्कोर था 671, और AIR रैंक था मेरा कुछ 2400 समथिंग। और गेट एक्सी का मेरा गेट स्कोर था 733, और मेरा रैंक था 155 गेट एक्सी में। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करना चालू किया। एप्लीकेशन प्रोसेस में भी हमारा कहीं ना कहीं मेरे मेरे केस में था कि मेरा अवेयरनेस बहुत कम था फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। मेरा ऐसा बाइनरी माइंडसेट था फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कि अगर मुझे 70+ मार्क्स मिले तो ही मुझे IIT मिलेगा। जो कि हम कोरा वगैरह पे ये चीजें पढ़ते हैं कि बहुत ये सर्च रहता है ये चीजें कि व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स टू गेट इनटू IIT। ये बहुत लोग सर्च करते हैं कोरा पे। तो मेरा भी कहीं ना कहीं मैं भी उन्हीं में से था, मैंने वो चीजें सर्च किया था और मेरा बाइनरी माइंडसेट हो गया था कि अगर इतना मिला तो ही IIT मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ये जो सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्या क्या IITs में कौन से IITs में क्या क्या कोर्सेस है। जैसे कि मुझे उस वक्त सिर्फ एमटेक पता था कि एमटेक बहुत सुना होता है हमने हमारे पेरेंट्स से या उनके रिलेटिव से कि ये बंदा एमटेक कर रहा है यहाँ पे। तो एमटेक के बारे में मुझे पता था, MS के बारे में मुझे पता नहीं था, जो मेरे लिए एक नया चीज था कि IITs में MS भी होता है, PhD भी होता है। तो इसीलिए ये जब MS के बारे में पता चला तब मैंने वापस सर को फोन किया था, काइंड ऑफ एक उनका राय जानने के लिए कि इसको मैं कैसे अप्रोच करूँ। अब मुझे MS का इधर दिख रहा है कि IITs में MS भी होता है, तो क्या मुझे करना चाहिए। तब सर ने मुझे वही कहा था कि तू उसके बारे में इतना मत सोच, तू सिर्फ इतना देख कि तेरा इंटरेस्ट है क्या रिसर्च में। अगर तेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा और फिर भी तेरे को MS में मिल रहा है तो तू कुछ एवरेज थीसिस करके आ जाएगा उधर, और उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अगर तुझे सच में करना है रिसर्च तो ही तू MS के लिए ऑप्ट करना। तो मैंने फिर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो एरोस्पेस में मेरा था ही इंटरेस्ट, और मुझे था कि कुछ नया चीज बनाना है जो हम बोल सके कि ये इंडिया का एयरक्राफ्ट है, या ये इंडिया में बना हुआ चीज है ये। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो इंडिया में एज सच हमारा बोलने लायक ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है कि आप पैसेंजर बोलो चाहे जेट एयरक्राफ्ट बोलो चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट ले लो आप। तो जेट एयरक्राफ्ट तो राफेल डील आपको पता होगा कि राफेल डील का जो ये हुआ था बीच में, तो वो भी हम हमारे आर्मी के लिए बाहर से जेट्स मंगाते हैं। फिर हमारे जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो गए वो तो एयरबस और बोइंग, मेजरली ये दो ही कंपनीज है जो ज्यादा करके पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाते हैं। और अ, 1-2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था सुपरसोनिक जेट्स के बारे में। तो मुझे अमेरिका का एक सोच बहुत ही सही लगा कि अ, उस समय सोवियत यूनियन ने उनका पहला कॉन्कॉर्ड लॉन्च किया था, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, सबसे पहला आप बोल सकते हैं जो रेवोल्यूशन लाने का कोशिश किया था उन्होंने, सुपरसोनिक पैसेंजर जेट का। तो कॉन्कॉर्ड का जब उन्होंने लॉन्च किया तो USA का थिंकिंग ये था कि हमें भी खुद का बनाना ही पड़ेगा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, क्योंकि हम हमारे प्रेसिडेंट को किसी और के बनाए हुए प्लेन में नहीं देख सकते कि किसी और का बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड प्लेन है और उसमें USA का प्रेसिडेंट घूम रहा है। तो क्योंकि उस टाइम पे USA बहुत आगे था एविएशन में, और उनके ही ऑलमोस्ट सब जगह पे एयरक्राफ्ट थे। तो कहीं ना कहीं ये थिंकिंग मुझे लगता है कि इंडिया में भी हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम कितने दिन दूसरों के बने हुए चीजें यूज करेंगे। हमें भी खुद से इनोवेशन का कुछ एक स्टेप लेना चाहिए अपनी तरफ से। क्योंकि इनोवेशन का कैसा है वो अ, बचपन से ही अगर हमें थोड़ा थोड़ा चीजें बताई जाए उसके बारे में तो ही थोड़ा आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट आता है बच्चों में। हमने देखा कि बैचलर्स तक हमें रिसर्च के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, या आप बोल सकते हैं पता ही नहीं होता कि रिसर्च होता भी है, क्या करना होता है रिसर्च में। तो उसकी वजह से हमारा मेंटेलिटी जॉब की तरफ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि
हम ये सीखे सीखे जॉब लेना है और बस सेटल हो गया लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं लगा कि आप में से बहुत लोग होंगे जो कि ये मुझे लगता है कि सोच बदलेंगे ये आईआईटीज में जाके एमएस या पीएचडी करके बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है आईआईटी में। और मेरा अगर मैं बताऊं तो आईआईटी का मैंने आईआईएससी बैंगलोर में दिया था एरोस्पेस में इंटरव्यू, एरोडायनेमिक स्पेशलाइजेशन के लिए। वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था आईआईएससी बैंगलोर में। उसके बाद मैंने सेकंड दिया था आईआईटी कानपुर में। वो मेरा स्पेशलाइजेशन था फ्लाइट मैकेनिक्स एंड कंट्रोल्स का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एनपीटीएल के कोर्सेज किए थे, तो वो मुझे यहाँ पे यूज हुआ क्योंकि एनपीटीएल के जो कोर्सेज थे वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने सिखाए थे। और लकीली मेरा जो पैनल था, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उस पैनल में वो सर थे जिन्होंने वो कोर्सेज लिए थे। और जिन कोर्सेज के कारण मैं आप बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था फ्लाइट मैकेनिक्स एंड कंट्रोल्स में। तो वो सर पैनल में थे वहां पे। मेरा इंटरव्यू भी आप बोल सकते हैं मेरे लिए तो बहुत गंदा आप बोल सकते हैं इंटरव्यू गया था, क्योंकि शुरुआत शुरुआत में मेरा अच्छा गया था। शुरुआत में उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में पूछा, चीजें वो सब मैंने बताया। लेकिन लास्ट लास्ट में थोड़ा डगमगाया गया मेरा इंटरव्यू। तो मैं तो पकड़ के चल रहा था कि मेरा यहाँ पे नहीं होगा आईआईटी कानपुर में। और उसके बाद मैंने दिया है आईआईटी मद्रास का भी दिया था एरोस्पेस का। अ, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर में जो मेरा खराब गया इंटरव्यू मेरे हिसाब से, तो मैंने सोचा कि अगला जो मद्रास का आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं एरोडायनेमिक्स में दूं। अगर मैं एरोडायनेमिक्स में देता तो मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती जो कि मुझे ऑलरेडी आती थी चीजें, क्योंकि सर से सीखा था और अभी लॉकडाउन में गेट के लिए प्रिपरेशन किया था। जैसे आपको बताया अन अकेडमी के वीडियोस देखे थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरा बोल सकते हैं आपकी कंफर्ट जोन था, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मैं देता हूँ एरोडायनेमिक्स में, तो अच्छे चांसेस थे कि हो जाएगा वहां पे भी। लेकिन मैंने उस दिन भी मैंने सर से बात किया और मैंने बोला कि सर ये फ्लाइट मैकेनिक्स का तो ऐसा गया है मेरा इंटरव्यू, लेकिन मैं मद्रास में भी, मद्रास के लिए भी फ्लाइट मैकेनिक्स में ही दूंगा इंटरव्यू। इसका ही वापस और पढ़ाई करूंगा इसके बारे में और वापस उसी में इंटरव्यू दूंगा। और उस टाइम पे भी सर ने थोड़ा बोला था कि एक बार सोच ले तू कि वापस तुझे इसी में देना है कि नहीं। और लास्ट में तेरा ही कॉल है। फिर मैंने दो इंटरव्यूज के बीच में कुछ 15-20 दिन का गैप था, तो मैंने वापस यूट्यूब पे एनपीटीएल के सारे कोर्सेज थे जो मैंने पढ़े हुए थे, तो मैंने कोर्सेज वापस कर दिए रिवाइज पूरा, जो भी फ्लाइट मैकेनिक्स और कंट्रोल से रिलेटेड था। और फिर जब आईआईटी मद्रास का इंटरव्यू आया, तब उसमें आप बोल सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब दिया उनको, उनको जो भी एक्सपेक्टेड था। और लास्ट में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इट इज, मतलब वो बहुत इंप्रेस हुए कि एक मैकेनिकल के बंदे ने एरोस्पेस की चीजें इतना सीखा है खुद से, खुद से जाके सीखे ये सारी चीजें एरोस्पेस से रिलेटेड। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बूस्टअप था कि अपन कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपन अपना जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है अपने इसके साथ। तो वो होने के बाद मेरा आईआईटी मद्रास का मैकेनिकल का भी हुआ इंटरव्यू। मैकेनिकल का मैंने थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में दिया था। तो इसके बारे में भी एक चीज बताना चाहूंगा कि उनका हमें बहुत शुरुआत में एक मेल आया था आईआईटी मद्रास का मैकेनिकल से रिलेटेड कि हमारे यहाँ पे थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग के लिए अभी बहुत कम सीट्स हैं, तो आप अगर चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑप्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज्यादा चांसेस है मिलने का। तो उसके बावजूद वो जो कहते हैं ना, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भले एक ही सीट हो और उसके लिए 100 लोग लड़ रहे हो, फिर भी मैं अपना 100% दूंगा और मेरा हो ही जाएगा। तो उस तरह का वो काइंड ऑफ एटीट्यूड हमारे अंदर चाहिए। और उसके बाद तो बस जैसे सर ने बोला कि चार मुझे कॉल्स आए थे। एक तो आईआईटी कानपुर का एरोस्पेस के लिए आया था, जो कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ अभी। आईआईटी कानपुर एरोस्पेस मैंने कंफर्म कर लिया एडमिशन अपना। फिर आईआईटी मद्रास का भी एरोस्पेस का आया था मुझे। तो ये दो कॉलेजेस में चूज करना बहुत, आप बोल सकते हैं, मेरे लाइफ का टफेस्ट अब तक का डिसीजन था कि कौन सा कॉलेज में चूज करूँ। लेकिन मैंने आईआईटी कानपुर चूज किया है उसमें से। और आईआईटी मद्रास का कल ही मुझे मैकेनिकल का भी आया है एमएस के लिए।
और चौथा जो ऑफर है दैट इज आईआईटी कानपुर सस्टेनेबल एनर्जी का। वो एमटेक के लिए था, वो सीओएपी पोर्टल से आया था मुझे। मैंने एडमिशन्स के लिए एमटेक और एमएस दोनों के फॉर्म्स भरे थे, सातों आईआईटीज के, जो भी ओल्ड आईआईटीज है। तो मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि अपने मार्क्स ऐसे है तो अपने को उधर मिलेगा कि नहीं, जो अच्छा आईआईटी है, अपने समझ मार्क्स थोड़े एवरेज आ गए हमारे मार्क्स, तो हमें लगता है कि मिलेगा कि नहीं। मैं तो कहूंगा आप जो ओल्ड आईआईटीज है उनके तो एमटेक और एमएस के लिए भर दो फॉर्म्स। क्योंकि कैसा होता है कि अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि मैंने आईआईटी मद्रास का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आज सुबह मुझे एक बंदे का मैसेज आया है कि आप आईआईटी मद्रास में सिलेक्ट हो गए हो ना। तो मैंने कहा हाँ हुआ हूँ, लेकिन मैंने ऑफर नहीं लिया। तो वो बोला एक्चुअली मुझे कल रात को ऑफर आया है उनका, तो शायद मैंने मेरे रिजेक्शन की वजह से उसको कल रात को ऑफर आया है आईआईटी मद्रास का एरोस्पेस का। तो आप ये सोच के मत चलना कि अपना मार्क्स, और एमएस के लिए मैं आपको बता दूं, एमएस के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। एमएस के लिए आपको गेट का स्कोर मैं बोल सकता हूँ ऑन एन एवरेज 600 प्लस भी अगर आपका स्कोर होगा गेट का, दैट कम्स अराउंड 50 मार्क्स आई गेस, या उससे भी कम गेट में। तो उतना भी आपका स्कोर होगा, और आपका सीजीपीए अगर 8.5 से ऊपर होगा पूरा चारों साल का पकड़ के, तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको, आप जहां भी अप्लाई करें आपको कॉल आ जाए, आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि मुझे मुझे तो जितने अप्लाई किए थे टॉप आईआईटीज के और आईआईएससी का एक आया था मुझे कॉल। बॉम्बे का बस नहीं आया मुझे, बॉम्बे का मैंने भरा था, आईआईटी बॉम्बे का नहीं आया एमएस के लिए। तो एमएस का मेन होता है गेट का स्कोर इज द फर्स्ट हर्डल इफ यू वांट टू गो इन एमएस इन आईआईटी। अगला बहुत बड़ा हर्डल होता है आपका इंटरव्यू, क्योंकि वो बहुत सारी कहीं ना कहीं आपकी चीजें डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं आईआईटी में। तो अगर आपका गेट स्कोर मैं बोलूंगा एवरेज है या बिलो एवरेज है, जैसे मैंने कहा 600 प्लस भी अगर होगा, और अगर आपका रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत लोग हमें पता है कि बाहर जाके एमएस करते हैं, क्योंकि वहां पे एमटेक सच ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लोग रिसर्च कहीं ना कहीं फोकस होते हैं उनका बाहर। तो आईआईटीज में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो कि आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आपको जो भी आईआईटी पसंद हो, या आपके पास टाइम होगा तो सारे आईआईटीज के आप एक बार देख सकते हैं कि कौन से प्रोफेसर के अंडर क्या क्या चलते हैं प्रोजेक्ट्स, ये उसमें क्या चीजें। खाली कानपुर में ही जाके देख लें, हर प्रोफेसर के नीचे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है वही दिख जाएगा उनको। हाँ हाँ, अगर कानपुर हो, बॉम्बे हो, या मद्रास हो, यस यस। बहुत हर आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं आपका थोड़ा हल्का सा कहूंगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो हल्का सा पता होना चाहिए। एकदम पूरा पता होना चाहिए ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे भी पूरा पता नहीं था। मैंने एरोस्पेस का, जैसे मैंने कहा कि बैचलर्स में मैंने, आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ ट्राई दिया था एरोस्पेस को, कि उसमें उसकी चीजें पढ़ के देखते हैं कि अपने को समझती है क्या, अपने को इंटरेस्ट आ रहा है क्या उसमें। तो एंड वो कहीं ना एग्जाम कहीं। के बाद मेरे ख्याल से आपने और फोकस ध्यान दिया, क्योंकि एरोस्पेस आफ्टर हाँ गेट एग्जाम, वो भी गेट हाँ एग्जाम खाली गेट पे फोकस था, पूरा पढ़ाई करना है। एंड उसमें हाँ एक्सी वाज द मेजर फोकस, कि चलो एफ हाँ पढ़ते हैं, थर्मो पढ़ते हैं, पूरा फोकस। बाकी सब सब्जेक्ट क्या किया, चलो एक दिन में रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे टॉम का नोट्स उठा के टॉम पढ़ लिया, एंड चलो अब आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉम का नोट उठाया, सॉम पढ़ लिया, चलो आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथ्स पढ़ा, पूरा बुक उठा लिया, सारा रिवाइज कर लिया, चलो आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये धीरे 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 आप लोगों को, देखो यार, मनीष को बुलाने का मेरा यही मकसद था कि आपको पता चले कि एफर्ट कितना है। ओके, एंड इंटरव्यू में आप ब्लफ नहीं कर सकते हो, हाँ। वो अलग लेवल पे क्वेश्चंस रहेंगे। आपके फंडे कितने क्लियर है, आप कैसे सोचते हो, बहुत मैटर करता है ना। जैसे सर ने अभी जो पॉइंट कहा कि आप इंटरव्यू में ब्लफ नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा कंपनी का इंटरव्यू नहीं है। जैसे मुझे सर ने 4-5 बार बोला था ये चीज कि तू ऐसा मत सोच के जाके तू कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तू अभी और हायर स्टडीज करने जा रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से तू बोलना चाहिए। अगर तुझे नहीं पता है टॉपिक तो उसका नाम भी मत लेना उनके सामने, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स बैठे सामने, वो कोई ऐसे ही लोग नहीं है, वो आईआईटीज के प्रोफेसर है। और वो एक्चुअली आपको ऑप्शन देते हैं एमएस के इंटरव्यू के वक्त कि आप क्या पढ़ के आए हो वो बताओ। उनका ये कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि अगर आप समझो थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको थर्मो पूरा आना चाहिए, एफएम पूरा आना चाहिए, हीट ट्रांसफर पूरा आना चाहिए, सब कुछ सब चीजें पूरा आना चाहिए, ऐसा उनका कभी नहीं रहता।
वो आपको 2 सब्जेक्ट पूछेंगे कि आपने कौन से प्रिपेयर करके आए हो। एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील कि आप अगर आपका गेट अच्छा स्कोर आया है तो आपको ऑलरेडी चीजें पता होती है, और आपको बस थोड़ा रिवाइज करने का जरूरत होता है, थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देने का जरूरत होता है, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं पूछेंगे क्वेश्चन कि आपको ये लो मास फ्लो रेट का ये वैल्यू है, ये रो का वैल्यू है, ये वेलोसिटी का वैल्यू है, आप मेरे को एरिया निकाल के बताओ। वो ऐसा आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कभी नहीं पूछेंगे। वो उनके एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं हमेशा, और वो उस टाइम पे आपका कंसेप्ट और आपका थिंकिंग चेक करते हैं वो लोग। अगर आपको सवाल का जवाब पूरा नहीं आता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका बस अप्रोच देखते हैं वो, कि आप कहीं डर तो नहीं जा रहे हो कि ये मुझे ये कुछ अलग ही लग रहा है जो मैंने सीखा है उससे, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपका ऐसा अप्रोच होगा तो रिसर्च में मैं कहूंगा कि ज्यादा फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ऐसे अप्रोच के साथ रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च में बहुत बार ऐसी चीजें आती है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता हमें, और फिर वहां से हमें चालू करके अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। तो वो कहीं ना कहीं जो सर ने बात कहा कि इंटरव्यू एमएस का, आपने जो प्रिपेयर किया है बस उतना ही बोलो उनको, ज्यादा इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं उनके सामने। एकदम सही मनीष, आपने बहुत सही बताया। अच्छा, एक चीज प्रिपरेशन के लिए बच्चा लोग एक चीज बहुत समझ लो, आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, ये बैठ बैठ जाना चाहिए दिमाग में हमेशा ये लाइन। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बिना मेहनत कुछ नहीं हो सकता, और मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं कहीं पर भी। आप छोटी छोटी चीज में एक्साइट हो जाओ। एक सिंपल बताता हूँ, लीनियर इंटरपोलेशन भी आपको एक्साइट करना चाहिए। ओके, हाउ थिंग्स आर गेटिंग इजियर। कैसे लीनियर इंटरपोलेशन भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को आसान कर देती है। आपको सिंपल मैट्रिक्स बनाने आना चाहिए। मनीष याद है सीसीए का जो अपन ये मैट्रिक्स पढ़ते, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन का, रोटेशन, ट्रांसलेशन, जगह पे लाना। मुझे याद आता है जब तू इंटरव्यू में बोलता कि इंटरव्यू में सर मेरे को कितना काम आ गया ऐसा मैथमेटिकल कंटेंट, कि मैथ्स में भी वो लोग इंटरव्यू ले लेते हैं। तो हाँ, मैथ्स तो एमएस के लिए, हर एमएस के लिए इज मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बोल सकता हूँ कि हर इंटरव्यू में मैथ्स पूछते हैं वो, और मैथ्स में भी लीनियर अलजेब्रा पूछते हैं जो मैट्रिसेस से रिलेटेड हमारा होता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है। यस, तो ये चीजें वो पूछते ही है। और मैट्रिसेस भी ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम जो सीखते हैं कि मैट्रिक्स लो, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करो 2 मैट्रिक्स का और ये मैट्रिक्स आ तो गए। पता ही होना तो चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं अपन, नक्की क्या उसका यूज है, इट और इज जो आइगन वैल्यू आइगन है वेक्टर्स ना, का है। हाँ इक्वेशन को लाया है बॉक्स में भाई, वो आपका पर्पस क्या है? इट इज जस्ट ए टूल, दैट्स हाउ यू हाँ शुड यूज इट। हाँ ये बच्चा लोग आपको एक ही चीज बोलूंगा, शुरुआत करो, प्लान करो। अच्छा, मनीष ने अगर क्लास नहीं लगाया कोई गेट का फिर भी किया है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं। अगर अभी आप फोर्थ ईयर में आ गए हो, क्लास लगाना चाहते हो कोई गेट का, तो गो अहेड। लेकिन याद रखो, अल्टीमेटली लास्ट के 6 महीने का प्रिपरेशन मैटर करता है। हाँ। सिंसियर 6 मंथ का प्रिपरेशन, बट बिफोर 6 मंथ प्रिपरेशन सब्जेक्ट्स आने चाहिए। हम्म। पहली बार पढ़ोगे अगर 6 महीने में तो नहीं होगा, तब पता होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू करो। क्योंकि एक चीज मनीष याद करो, हमने रियलाइज किया कि जैसे एक टीचर का लेक्चर देख लो, सपोज मैंने वही चीज पढ़ा दिया है, लेकिन अगर तुम मेरा वही लेक्चर दूसरी बार देख लो हाँ तो तुम कुछ नया पिक करते हो, बोलते अरे ये उस समय तो नहीं सोचा हमने, ये वो डायरेक्शन तो हमें नहीं मिला था। इस तरह से आप हाँ। जितनी बार सब्जेक्ट को पढ़ोगे बच्चों, जितनी बार पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट को, आप हर बार नया कुछ सोचोगे, हर बार। इसलिए ऑनलाइन इतने टीचर्स अवेलेबल है, पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब एफर्ट लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि लास्ट में तो तुम्हें सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना सीखना है। एक दो टीचर भी पकड़ लिया अगर आपने, तो उनसे आप तरीके सीख जाते हो ऑनलाइन की क्या तरीके होते हैं फास्ट करने के। देखो अभी बहुत ऑप्शंस है, ये वन ऑफ द ऑप्शन है। मनीष को भी हमने, मनीष याद हो लास्ट टाइम हम लोग कभी नहीं बोलते गेट ही करना है, द हम्म क्वेश्चन वाज लाइफ में क्या करना है समझ में नहीं आया, है ना। हम्म हमने क्या सोचा, चलो ठीक है बाहर जा सकते हैं क्या अभी, जीआरई दे सकता है क्या अभी। 2 महीने पहले तक भी यही चल रहा था, अच्छा आईआईटी नहीं मिला तो कोई बात नहीं यार मनीष, जीआरई देंगे, जीआरई देंगे, हम्म है ना, जीआरई देंगे, फोड़ देंगे, 330 का टारगेट रखेंगे, जीआरई फोड़ेंगे तब बेस्ट कॉलेज में जाएंगे। क्योंकि पहले ट्राई करो, पहले ट्राई करो। एमएस सब करने जा रहे हैं यूएस में, तो आप जाने के लिए उस डायरेक्शन में जा रहे हो क्योंकि और कोई आ जा रहा है तो मत जाओ। कोई पैशन है जर्मनी और यूएस जाने हम्म। के तो जाओ, फील फ्री। लेकिन हर कोई जा रहा है इसलिए जाना, ये गलत तरीका है। अगर वही चीज है तो यू हैव नो आइडिया कि इंडिया से कितने सारे रास्ते खुलते हैं, हाँ कि कितने आईआईटियंस कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए। बहुत सारे नाम बोलने की जरूरत नहीं है,
सुंदर पिचाई जैसा आदमी क्या कर रहा है देखो, आईआईटी बॉम्बे से था या दिल्ली से था, आई डोंट नो, लेकिन सीईओ ऑफ गूगल है। बच्चा लोग, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस खुलेंगे तब जब अपने आप पे काम करोगे। सब्जेक्ट को सिंसियरली जस्टिफाई करो, एक सब्जेक्ट उठाओ पूरा जस्टिफाई करो, एक सब्जेक्ट पूरा जस्टिफाई करो, एफर्ट लो, एफर्ट लो, ओके। शॉर्टकट्स पे ध्यान मत दो। देखो मैं कभी कोई शॉर्टकट में किसी को साथ देता ही नहीं। कोई अगर कॉपी करने की कोशिश करता है, टाइम पास की बातें करता है, खाली आंसर पे उसका अगर एक्सपेक्टेशन खाली आंसर बता दो, तब मजा नहीं है। कंटेंट सीखो, डेप्थ में जाओ, उसके लॉजिक समझो कि ये ऐसा क्यों आया, तो ही आपके सारे रास्ते आगे क्लियर होंगे। दिस इज द टफेस्ट टाइम, बट मेरे ख्याल से मनीष ने टफ टाइम तो देखा ही नहीं। उसने एमएसडी के टाइम पे लॉकडाउन लग गया और फिर उसको घर बैठे जॉब भी लग गया था। जॉब लगते लगते उसने क्या प्रिपरेशन किया आपको पता है? उसने जॉब करता था दिन भर एंड शाम को पढ़ाई करता था। अच्छा, जब तक जॉब नहीं लगा था तब तक हम लोग रोज, अच्छा चलो आज ये चैप्टर खत्म करेंगे, आज ये यूनिट खत्म करेंगे, इसके चलो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर शाम को हम लोग ऐसे ऑनलाइन बैठते, अच्छा चलो इसका क्या है सवाल, इसका ये जवाब क्यों नहीं आया, ये उसने क्यों ऐसा आंसर दिया बुक में। एवरी टॉपिक वी ट्राई टू कवर एंड अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब। बच्चा लोग, आपका डिसीजन है, एफर्ट लो। देखो मैं हूं वो अपनी जगह पे, आपके लाइफ में और भी कोई रहेगा अपनी जगह पे, हेल्प कहीं ना कहीं से हो ही जाती है ना? हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई तरीके से हेल्प हो ही जाएगी, बस डिसीजन लेना है। आज का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप पॉजिटिव रहो और अपने आप पे बिलीव करो, भरोसा रखो कि आप भी ये डायरेक्शन में जा सकते हो। हमारा जो नुकसान हुआ है कोई बात नहीं, जो हो गया उस पर रिग्रेट मत करो, यहां से प्रिपरेशन शुरू करो, आज से प्रिपरेशन शुरू करो। लाइफ का एक साल भी अगर वेस्ट होता है बैठ के पढ़ने में तो वेस्ट नहीं है, शायद आपने लाइफ में अब पढ़ा है, इंजीनियरिंग तक तो ऐसी टाइम निकाल दिया है ना? इसी के साथ में किसी को कुछ बोलना है तो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग, फील फ्री टू आस्क। सर आपके आपके बस एक पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने जो शॉर्टकट वाला जो पॉइंट बोला था, तो गेट में मैंने बहुत देखा कि ऑनलाइन जैसे मैंने वीडियोस बोला तो बहुत लोग सर्च करेंगे कि शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सीधा एंड रिजल्ट दिखता है कि गेट में हमें फास्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो उस अप्रोच से मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि वैसे मत जाना कभी। अब जैसे कुछ लोग थर्ड ईयर में रहेंगे या जो फोर्थ ईयर में है, तो आप पहले सब्जेक्ट को सीखो पूरा, उसका जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट में है चीजें, तो वो कंसेप्ट पहले सीखो, उसके बाद वो शॉर्ट ट्रिक देखना। उससे पहले अगर आप देखोगे तो आपका अप्रोच ही वैसा हो जाएगा कि बस शॉर्ट ट्रिक बता दो और मैं ऐसे सवाल सॉल्व करके आ जाऊंगा गेट में। उससे भले आपके मार्क्स भी आ जाए अच्छे, 70+ आ जाए, लेकिन अगर आपको एमटेक के लिए नहीं मिल रहा उस मार्क्स में भी, और अगर आपने एमएस के लिए किया अप्लाई और फिर इंटरव्यू में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आपने सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स पे ही ज्यादा फोकस किया रहेगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत देगा। और मैं कहूंगा एमएस के लिए ही नहीं, पूरा आगे लाइफ में भी, कि अगर कोई नया चीज बनाने का है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं ज्यादा करके पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या चीज कहाँ यूज होता है। और टाइम दो, सफिशिएंट टाइम दो। हाँ, एक चीज को एक बार मत देखो, 10 दफा देखो, पूरा टाइम दो। एंड बच्चे लोग, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछो यार मनीष से, या फिर मैं तो बाद में मिलूंगा ही, अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या सन्नाटा बहुत है। सर उसको बोलो ना आप अपना नंबर शेयर करने के लिए। मनीष से आप कभी भी बात कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे नंबर। मनीष, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं चलेगा। बस कॉल मत करो, कॉल के पहले टेक्स्ट कर देना। हाँ और कुछ बच्चा लोग, कोई सवाल है तो बोलो, वरना हम लोग रैप अप करेंगे। संडे है आज, वैसे तो रोज ही संडे चालू है तुम्हारा। पार्टी कब दे रहे? जाड़ू भाई क्या हाल है? कुछ नहीं, जॉब ढूंढ रहे। जॉब ढूंढ रहे? जॉब तो मिल जाता है। आप पार्टी कब दे रहे वो बोलो, बाकी कुछ सवाल नहीं हमको। तो इसकी बैच की बची है यार। शादी की पार्टी शादी की वो बची। सर वो चैट ऑन करो ना 2 मिनट। चैट ऑन करो क्या? ओके लिए चैट ऑन था ना? अच्छा डायरेक्ट है खाली, एवरीवन पब्लिकली एंड डायरेक्टली। चलो चलो बच्चा लोग, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। 5 मिनट मैं रुकता हूँ ऐसे ही, वरना बहुत कुछ है। बाकी लोग प्लान करो, कुछ सोचो। ऐसे ही आईआईटी इज जस्ट एन ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर। आपको क्या पसंद है वो देखना है, लेकिन मुद्दा यही है कि मेहनत करो, शुरू करो, बस शुरू करो।
और बाकी जो क्लासेस हैं बच्चों, क्लासेस चालू हो जाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। 1 तारीख से CCH चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 दिन बाद मैसेज आएगा आपको। साने भाई आपका एग्जाम हो गया ना, 50 हो गया, और क्या चाहिए? सिर्फ 50 है बोलता है, इतना नालायक है। हाँ बराबर है, सिर्फ 50 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MS इन IIT एंड MS इन जर्मनी? वो दूसरे देश का है, अपने देश का है। बस उतना ही आप बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे सर ने कहा कि कंट्रीज का आपको डिफरेंस दिखेगा कहीं ना दूसरे कहीं। कंट्री में भी प्लेसमेंट असिस्टेंस ऐसा ज्यादा नहीं होता है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ही अप्लाई करने पड़ते हैं और आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, हर जगह वही होगा। मास्टर्स के बाद में चीजें वैसी हो जाएंगी। अक्षत भाई का सवाल क्या है, एरोस्पेस एंड और एरोनॉटिकल सेम है क्या? ओके, एरोस्पेस कहीं ना कहीं देखो, एरोनॉटिकल आप बोल सकते हैं कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें होती है एरोनॉटिकल में, और एरोस्पेस में आप बोल सकते हैं कि सारी चीजें आती है जो उड़ सकती है। तो उसमें एयरक्राफ्ट आ गया, आपका रॉकेट्स आ गए, मिसाइल्स आ गए, यूएवीज आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, आपका स्पेस क्राफ्ट्स आ गए। तो एरोस्पेस में ये सारी चीजें आ जाती है। तो परफेक्ट परफेक्ट, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब कुछ आ जाता है, हाँ, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई मटेरियल साइंस पढ़ना चाहो तो वो एक अलग हो गया। तो एरोनॉटिकल में शॉर्ट में बोल सकते हो कि इज अ सब सब पार्ट ऑफ एरोस्पेस। एरोनॉटिकल एक पार्ट है, आप बोल सकते हैं एरोस्पेस का। मनीष इसका देख तो क्या बोला उसने, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीति मुंबई एंड IITs? निटी मुंबई जो है वो कहीं ना कहीं आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है, और वो कहीं ना कहीं जो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट सीखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा रिलेटेड है वो। तो अगर आपको उस फील्ड में कुछ काम करना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो आप चीजें सीखते हैं कि मटेरियल फ्लो रेगुलेट करना, फिर जो आपने क्वेश्चंस किए रहेंगे, वो जो टेबल्स वगैरह आते हैं कि इस जॉब को इस मशीन पे इतना टाइम लगता है, तो उस जॉब्स को ऐसे अरेंज करो कि टाइम मिनिमम हो जाए उसमें। तो वो सारी अगर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, जो प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे मैंने बोला, तो वो चीजें निटी मुंबई में होती है। तो वहां पे आपको MS MTech ऐसा कुछ नहीं रहता है, उधर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा निटी मुंबई में। और उनका फीस भी मैं बोल दूं कि फीस 15 लाख से कुछ ऊपर होता है टोटल शायद। और उनका फिर बाद में पैकेजेस भी वैसे ही लगते हैं, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न बहुत हाई है निटी मुंबई का। और वैसे ही IITs का भी है कि IITs का आपका जैसे मैं अभी MS कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 3 लाख या 4 लाख हो जाएगा खर्चा। और उसके बाद अगर मैं PhD का सोचूं तो वो अलग बात है, या फिर आप जॉब्स भी अगर देखोगे MS के बाद, तो आपको रफली पैकेज 8 से 10 लाख तक मिल जाते हैं। या देखो, कोई भी मास्टर्स के लिए जाओ ना, तो पहले तो इंडिया में IIT में अगर जा रहे हो तो प्लेसमेंट के हिसाब से सोच के मत जाओ, आप अपने आप के ऊपर सोच के जाओ। प्लेसमेंट वाला नजरिया अच्छा नहीं होता, हाँ, ये सोच अच्छा नहीं होता। अगर आप वो सोच रखेंगे तो अपना ग्रोथ नहीं कर पाओगे, रिसर्च उस लेवल तक नहीं कर पाओगे। अगर फिर प्लेसमेंट चाहिए तो IT कंपनी में जाओ ना यार, वहां पे तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा। इफ इट इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, देन यू कैन मेक मोर मनी आउट देयर, बराबर। आप अपने पहले सब्जेक्ट को समझो, फील्ड को समझो, एंड याद रखो, मैं मनीष के लिए तो बोलूंगा, मनीष को मालूम है या फील भी होता है कि आने वाला दुनिया, आने वाला समय इज ऑल अबाउट एरोस्पेस। चीजें चलने से ज्यादा उड़ने वाली आने वाला समय है। 20 साल बाद तो पक्का ही है। एंड वो डायरेक्टली तो 20 साल बाद टाइम ट्रैवल नहीं करने वाला है, सीख के जाएगा, तो मे बी ही विल पार्ट ऑफ इट। तो इस तरह से उसके लिए डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आपके लिए है क्या नहीं है सोचेंगे। बट आज के बारे में आई थिंक हमारा ये डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट सवाल है तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, मनीष को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बाकी बच्चे लोग विद दिस। सर रुको ना, एक पर्सनल पे क्वेश्चन भेजा है। एक, हाँ, करण ने भेजा है। एप्टी मैथ्स मेन्यू कम्स, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, एप्टी मैथ्स मैन्युफॅक्चरिंग कम्स फॉर 45 to 50 मार्क्स अप्रॉक्स इन गेट. अजून कुठले सब्जेक्ट स्कोरिंग आहेत, मीन्स सब्जेक्ट मास्टर एंड सब्जेक्ट यू कैन ड्रॉप. करण भाई देखो, आप अभी कौन से ईयर में हो करण भाई? लास्ट ईयर 4th. सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर. तो मैं कहूंगा आपको कि आप अभी सब्जेक्ट ड्रॉपिंग के बारे में इतना मत सोचो. आपके पास अभी बहुत टाइम है, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो अभी आपके पास अगले 6 महीने हैं. तो मुझे लगता है उतना टाइम सफिशिएंट है आपके लिए कि
आप है ना सारे सब्जेक्ट्स ट्राई करना प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन एप्टीट्यूड, मैथ्स, मैन्युफैक्चरिंग जो आपका क्वेश्चन है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद टॉम से सवाल आते हैं। आई थिंक ये 6 सब्जेक्ट भी अगर आपने शुरुआत में कर लिए, जैसे कि आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर सकते हो सब्जेक्ट्स को, लेकिन अभी से ड्रॉप करना मत सोचना सब्जेक्ट को। प्रायोरिटाइज आप कर सकते हो कि ये मुझे ज्यादा करना है। लास्ट 2 हाँ, मंथ में सोचो, हाँ। अभी सारा सिलेबस खत्म करो, जितना हो सके पढ़ो। अभी आपका कोशिश होना चाहिए कि मैं सब सब्जेक्ट सीख लूं या रिवाइज कर लूं सब्जेक्ट, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, आप जो सब्जेक्ट ड्रॉप करते हो उससे कोई बहुत इजी सवाल आ जाता है 2 मार्क के लिए, तो फिर उस टाइम पे एग्जाम में बहुत गिल्ट वाला फीलिंग आता है, जो कि मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वो एक 2 यूनिट के बाद समझ ही नहीं रहा था वो सब्जेक्ट, और मैंने जैसे कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 2 महीने ही प्रिपरेशन किया था लास्ट के। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा स्टेट था कि मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना ही था, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग ही छोड़ दिया था। और उस मेरे पेपर में शायद 2 या 3 ही क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ईजी था और वो 2 मार्क के लिए था। वो न्यूमेरिकल टाइप था, तो उसमें आंसर टाइप करना पड़ा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस होते तो कुछ करके हो भी सकता था सही, अगर लक अच्छा होता तो। लेकिन अगर आंसर टाइप करना है तो फिर आपको वो आना ही चाहिए, मतलब कंसेप्ट। तो मैं आपको वही कहूंगा कि आप पूरा मतलब ट्राई करना सारे सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए। आप डेफिनेटली प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपका जो भी रिसर्च होगा गेट के बारे में कि ये क्वेश्चंस या इस सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट्स को अभी पढ़ना चालू करो, ताकि आप वापस जब एंड में पढ़ोगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा उन सब्जेक्ट्स का। यस, तो ये मैं सजेस्ट बहुत करूंगा। मार्क्स आते हैं, बहुत हाँ, गिने सब्जेक्ट जिसमें वेटेज ज्यादा होता है, पहले उसको खत्म कर दो। मैथ्स हाँ, खत्म कर दो, थर्मो खत्म कर दो, एफएम खत्म कर दो, एचटी खत्म कर दो, टॉम खत्म कर दो, सॉम खत्म कर दो। सबका क्लास लगाया आपने, इन्हें खत्म कर दो आप, इन सबको अच्छे से खत्म कर दो, उसके बाद में बाकी के सब्जेक्ट उठाना शुरू कर दो। अच्छा, ये डेप्थ में पढ़ लो, बाकी जो आप छोड़ने का सोच रहे थे उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लो कि ठीक है इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अपन एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर देंगे, सारे क्वेश्चन कर देंगे एग्जाम के सारे क्वेश्चन। 20 साल के पेपर आते हैं ना, हाँ। आई थिंक 15-20 साल के आते हैं। 20 हाँ। साल के पेपर आते हैं, उतने पेपर सॉल्व कर दो, बस बुक मत उठाओ, पेपर सॉल्व कर दो। ये तरीके से आप चेंज कर सकते हो। डिफरेंस इन बिट्स एचडी एंड गेट, फ्रैंकली स्पीकिंग यार मुझे ये पता नहीं है बिट्स एचडी क्या है। बिट्स तो का बिट्स इंटरेस्ट होगा, बिट्स तो पिलानी। बिट्स पिलानी का मिलता है ना एमटेक, हाँ, बिट्स उनका इंजीनियर। एमटेक और एमएस के लिए बिट्स एचडी कंडक्ट करते हैं। वो अपना खुद का ही एंट्रेंस लेते हैं, बट दैट इज ऑल हाँ, टुगेदर अपनी जगह पे। वो उसके बारे में बात क्या करें, इट इज जैसे WPU अपना हो गया वैसे बिट्स हो गया। बेसिक 11th 12th एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए क्या कंसेप्ट्स के लिए? ऐसा कुछ नहीं करने का, चुपचाप से नहीं, हाँ, इतना पीछे जाने का जरूरत नहीं है, मतलब इतना भी ये नहीं। आपको मतलब आती है चीजें, बस थोड़ा और आपको खुद को क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट्स को क्वेश्चन करना है, और उनको उसी लेवल से और ऊपर सीखते जाना है जो आपने अभी सीखा है। क्योंकि आप सभी जो है सर से सीखते हैं, तो आपका बेसिक्स जो है ऑलरेडी क्लियर होता है चीजें। बस थोड़ा थोड़ा और उसके बारे में सोचना, थोड़ा और वीडियोस देखना, जैसे सर ने कहा कि अलग एक पर्सपेक्टिव मिलता है। जैसे कि आप सर से सीख रहे हो, अभी किसी और का आपने वीडियो देखा तो वो उसी चीज को अलग तरीके से बताता है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। जैसे सर को याद होगा, मैंने वो नेगी सर के जब वीडियोस देखे थे, तो उनको मैं हर वीडियो के बाद, हाँ, बाउंड्री लेयर के बाद, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक बट ब्यूटीफुल है ना, कितना सही टॉपिक है वो कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। लोगों को लगता है कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, बट नहीं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बाद में आपके स्ट्रीमलाइन के फंक्शन को उससे कनेक्ट करो, कैसे स्ट्रीमलाइन डिस्प्लेस होता है, एग्जैक्टली मास फ्लो रेट क्या, यू नीड टू स्पेंड टाइम, ओके, यू नीड टू स्पेंड टाइम, बस समय बिताओ। हर बात एक बार में नहीं समझ में आती, हर बात एक बार में समझ में नहीं आती, जितना समझ में आएगा अगली बार उससे ज्यादा समझ में आएगा। बच्चे लोग और क्या है, गेट एक्सिस स्कोर कार्ड वैलिडिटी। जैसे कि मैंने कहा कि गेट एक्सिस जो है, पहले आप ये कंसिडर कर लो कि आपको पीएसयूज के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। अगर आपका
एम कहीं ना कहीं पीएसयूज में जॉब लेना है, तो मैं कहूंगा गेट एक्सी के लिए आप मत जाना, क्योंकि उसमें जो आप टाइम स्पेंड करोगे उससे आपको जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि स्ट्रिक्टली गेट एक्सी का जो स्कोर है वो पीएसयूज के लिए कंसिडर नहीं होता है, और गेट एक्सी का आपको बस आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। जितना मेरा रिसर्च है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको आईआईटी बॉम्बे में मिलेंगी गेट एक्सी के स्कोर पे। उनने चालू ही किया था ना, क्या क्या? उन्होंने चालू ही किया था ना एक्सी। हाँ हाँ, तो वहां पे आपको 12-13 कोर्सेस है जहाँ पे गेट एक्सी का स्कोर कंसिडर करते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन आप ये भी याद रखना कि आपका कंपटीशन मतलब एमई के बच्चों के साथ भी होगा, मतलब सबके साथ जो भी अप्लाई करते हैं। आपका कुछ ऐसा गेट एक्सी का अलग से कुछ नहीं होता है एडमिशन प्रोसेस, आपको उसी में कंसिडर करेंगे। बस आपका मैथ मैकेनिकल के मार्क्स के बजाय आपका एक्सी का मार्क्स पकड़ेंगे। तो बस यही है कि मैं बोलूंगा आपको कि पहला थोड़ा रिसर्च करो एक्सी के बारे में, क्योंकि मैंने जितना देखा एक्सी का कैसा है, आपको पहले तो जिस फील्ड में काम करना है वो फील्ड पहले आप कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड में डिसाइड कर लो कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। गेट एक्सी का वैलिडिटी भी सेम लाइक नॉर्मल गेट जैसे होता है ना, 2 साल का होता है शायद से, या 2 या 3 साल का, कितना होता है? हाँ हाँ हाँ, उसका 2-3 साल ही होगा, गेट एक्सी का भी उतने ही होते हैं 3 साल। क्योंकि वो लोग हाँ रैंक निकालते हैं ना। हाँ। चलो यार बस करते हैं मनीष, बहुत टाइम दिया है। यस। थैंक यू सो मच, बच्चों के लिए इतना हेल्प किया आपने। मिलेंगे अपन, अरे यस, देखते हैं अभी कब मिलना होता है पेंडेमिक के बाद। एंड आई होप आपको कॉलेज बुला ले, कॉलेज जाने का मौका मिले, कॉलेज का मुंह देख लो। बच्चे लोग मिलते हैं अपन जल्दी, जब होगा तब लास्ट मीटिंग कब रख रहे हैं ऐसे ही? करेंगे ना अपन, अपना मीटिंग रखेंगे बी वाले। अरे जल्दी शुरू करते क्लास। हाँ चलो, बाय बाय। साने बोलो भाई, काय करते। चेतन भाई क्या बोल रहे, देखो जरा चैट में। अरे साने भाई, हाँ बराबर है, वो मांगो। बराबर बोल रहे सानी भाई, क्या गलत बोल बराबर है रहे। ये। शादी में बुलाया भी नहीं आपने। बहुत कंजूस है। बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है मनीष भाई ये सर। हाँ ना। चलो बाय बाय बाय। चलो बाय। बच्चे लोग बाय, हैव अ नाइस संडे, बाय। भाई